जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब के अजनाला में एक ऐसा कुआं है जिसे वर्ष 1857 में अंग्रेजों ने एक दो नहीं बल्कि 282 भारतीयों की कब्र बना दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो जनसंहार हुआ, वहां जलियांवाला बाग में भी एक कुआं था। लोग जान बचाने के लिए कूद गए थे उसमें और अगले दिन 120 शव वहां से निकले थे। लेकिन अजनाला के इस कुएं से तो वर्ष 2014 में यानी 1857 की उस घटना के इतने सालों के बाद 282 भारतीयों के कंकाल निकले थे। इतनी बड़ी बात हुई थी। कौन थे ये 282 भारतीय जिनको अंग्रेजों ने मार के उस कुएं में फेंक दिया था? और सच तो यह है, कुछ तो इनमें से जिंदा थे। और क्यों ऐसा जुल्म किया उन्होंने, आज आपको ये कहानी भी बताऊंगा और उस कुएं तक लेकर भी चलूंगा जहां से इन 282 अभागे भारतीयों के कंकाल निकाले गए इतने सालों के बाद। हम जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय जवानों ने विद्रोह का बिगुल बजाया था और क्रांति की ये आग अगले दिन दिल्ली पहुंच गई थी। जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय जवान बगावत कर रहे हैं, तो देश भर की छावनियों में इंडियन रेजिमेंट्स पर जहां जहां उनको शक हुआ कि ये जवान बगावत कर सकते हैं, उनसे हथियार डलवा लिए गए। लाहौर के पास भी एक कैंटोनमेंट था, मियां मीर कैंटोनमेंट। वहां 16th, 26th और 49th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सभी भारतीय जवानों से उनके हथियार छीन लिए गए। और यह बात थी 13 मई 1857 की। लेकिन हथियार छीन लेने भर से सभी भारतीय जवानों के हौसले पस्त हो गए हों, ऐसा नहीं था। वे मौके की तलाश में थे। फिर आया 30 जुलाई 1857 का दिन। शाम के लगभग 5 बजे थे। 26th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 500 भारतीय जवानों ने बगावत कर दी। प्रकाश सिंह उर्फ प्रकाश पांडे नाम के एक सिपाही ने मेजर स्पेंसर की तलवार से उसी का काम तमाम कर डाला और उसके बाद ये जवान छावनी से भाग निकले। और भागने में इनकी मदद की प्रकृति ने। उसमें बड़ी तेज आंधी आई। उस आंधी के सहारे ये निकल गए और वहां से ये चले उत्तर की दिशा में। दोस्तों, बारिश का मौसम था। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती पानी ही पानी था। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। भूखे प्यासे ही ये उस पानी में से ही दौड़ते आगे बढ़ रहे थे उत्तर की ओर। और फिर अगली सुबह यानी कि 31 जुलाई को ये रावी नदी के किनारे डडिया गांव पहुंचते हैं। लगभग 26 मील मेरे ख्याल से ये चल के गए हैं। अब रात भर ये भागते रहे पानी में से। भूख से बेहाल थे, प्यास लगी थी, थके हुए थे। रावी पूरे उफान पर थी। इनको दरिया के उस पार जाना था। गांव के लोगों से पूछा कि नदी कहां से पार की जा सकती है। जब वहाँ पर पहुँचे तो गांव जो साथ में, क्योंकि मुनादी करा दी गई थी, पता चल चुका था कि जो लोग भागकर वहाँ से निकल चुके हैं। इनको पकड़ने के लिए उधर से अंग्रेज भी भाग रहे होंगे। उधर से भी थे, अमृतसर से सभी शहरों में उन्होंने सूचित कर दिया कि कहीं पर भी जा सकते हैं। कसूर में भी अलर्ट भेज दिया गया था, लाहौर में भी था, आसपास के सभी शहरों में था कि जो कहीं भी जा सकते हैं। और ये कितने हैं? तकरीबन 500 थे। 500 से ज़्यादा की गिनती थी इनकी। जब वहाँ पर पहुँचे तो इनको जो लोकल गांव का चौकीदार था, चौकीदार एक बड़ा डेजिग्नेशन अच्छा था जो सुल्तान खान था। उसको सुल्तान खान को जब पता चला तो वो उसने ये खबर, जो तहसीलदार था सोडिया गांव का, अभी तब पहले तहसील थी, अब वो छोटा सा गांव हो गया। तो तहसील की बिल्डिंग आज भी वहाँ पर मौजूद है। खैर वो प्राणनाथ को उसने बताया कि वहाँ से तहसीलदार है प्राणनाथ, हाँ, और चौकीदार है सुल्तान खान। सुल्तान खान ने उसको बताया कि इस तरीके से जो सिपाही है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जो बागी सिपाही हैं वो वहाँ पर आ गए, तो मैं उनको रोटी का लालच देकर, रोटी डालकर तो वहाँ पर बिठा के आया हूँ। उसने बड़ा क्लियर उसमें बोला कि आप मेरे बच्चों की तरह हो, मैं आपको, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तो वो खैर प्राणनाथ ने उसी वक्त जितने थाने में सिपाही थे, तहसील में सिपाही थे, वो भी इकट्ठे किए। और लोकल जो जगीरदार थे, जैसे बख्शी सिंह संधावालिया था, शमशेर सिंह संधावालिया, सॉरी, वो भी जो छोटी छोटी रियासतें थी साथ में, जो जमींदार थे, वो अपनी हर इंडिविजुअल हर के पास अपनी फोर्स थी, वो लेके पहुँच गए वहाँ पर। उन दिनों अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था फ्रेडरिक हेनरी कूपर। उसने एक किताब लिखी थी, द क्राइसिस इन पंजाब
फ्रॉम 10th ऑफ मे अंटिल द फॉल ऑफ दिल्ली। और ये कूपर ही वो पापी था जिसने 282 भारतीय जवानों को उस कुएं में फेंका था, उनकी कब्र बनाई थी। अपनी इस किताब में ये विस्तार से इस घटना के बारे में बताता है। तब तक अमृतसर में कूपर को भी खबर लग चुकी थी। वो भी 80 घुड़सवार लेकर डडिया पहुंचता है और आसपास के इलाके के कुछ और जागीरदार, उनके पास भी जो जो सैनिक थे, उनको लेकर वो पहुंच जाते हैं। अब चारों तरफ से ये 283 जवान घेर लिए गए, थके हारे भूखे प्यासे निहत थे। कोई चारा नहीं था, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और कूपर इनको बड़े बड़े रस्सों में बांध लेता है और उसी रात 31 जुलाई को इनको अजनाला लेके आता है। अजनाला की तहसील तब बन रही थी, सोडियां ऑलरेडी कंप्लीट थी, क्योंकि वहाँ से इसको अजनाला लाया गया 31 जुलाई की रात को। इनको वहाँ पर कुछ लोगों को थाने में बंद कर दिया गया जो पहले है। उसके बाद जो बाद में लाए गए, कुछ लोग भाग गए थे वहाँ से, उनको जो रईसदार थे लोकल, वो गांवों से पकड़ के लाए। उनको तहसील के अंदर ही एक मालिया इकट्ठा करने वाला बुर्ज था, छोटी सी कोठड़ी है, कोई 7x8 की, आज भी है, आज भी वहाँ पर है। उसमें कोई झरोखा नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ पर इनको डाल के बंद कर दिया गया। इनमें से 238 को पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है और अब वहाँ कोई जगह बची नहीं, तो सामने ही तहसील की नई बिल्डिंग बन रही थी। बचे हुए 45 को वहाँ एक बुर्ज में भर देता है, जहाँ 7-8 आदमी आ सकते थे मुश्किल से, वहाँ 45 को भर देता है। कूपर स्वयं लिखता है कि मैं रात को ही इनको मारना चाहता था, पर बारिश हो रही थी, सुबह तक के लिए टाल दिया गया। और अगले दिन यानी 1 अगस्त को बकरीद का दिन था। उसके पास जितने मुस्लिम जवान थे उनको उसने भेज दिया अमृतसर कि तुम्हारा त्यौहार है, तुम वो सेलिब्रेट करो। और अब उसके पास 50 सिख जवान थे, उनको वो काम देता है इन्हें मारने का। दोस्तों, 1 अगस्त की सुबह 10-10 के बैच में इनको निकाला जाता है। अब इनकी पहले ही हालत ऐसी है और रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये 10-10 को बाहर लाया जाता है और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनके माथे में गोलियां मारी जाती हैं। पहले 10 को मार दिया, लाशें गिर गई। फिर पुलिस स्टेशन में से और 10 को निकालते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, लाशें गिर गई। फिर अगले 10 को, उनके नाम भी पुकारते हैं और एक एक करके वो 238 के 238 जो पुलिस स्टेशन में बंद थे वो मार दिए गए, उनकी लाशें पड़ी थी। उसके बाद जब ये तहसील के बुर्ज में पहुंचे उन 45 को निकालने, तो कूपर लिखता है कि वो तो पहले ही मर चुके थे। दोस्तों, गर्मी, उमस और इतनी कम जगह, सफोकेशन की वजह से उन 45 में से ज़्यादातर अपने आप मर चुके थे उस रात। कुछ बचे थे, उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी। तो अब कूपर क्या करता है, वो पापी, वो अधम, अब इनकी लाशों को ठिकाने लगाने की उसके पास समस्या है। बरसात का समय है और ये ज़्यादातर हिंदू थे। ये रहने वाले थे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड के एरिया के, गंगेटिक प्लेन्स के रहने वाले थे। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने जो चालाकी शुरू से की थी वो भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध लड़ाते थे। अब सिखों के हाथों इनको मरवाया था कि ये वहाँ के रहने वाले पुरवैया, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना, क्या रिश्ता है। उनसे गोलियां मरवाई। और कूपर लिखता है कि एक अंग्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ी इतनों को मारने के लिए। और यही जवान जिनको अब मार दिया गया था दोस्तों, वर्ष 1845 में इन्हीं अंग्रेज़ों के लिए पंजाब के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध मुड़की की लड़ाई में ये लड़ रहे थे बहादुरी से। तब ये सिखों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अब सिखों के हाथों इन्हें मरवाया था कूपर ने। खैर, ज़्यादातर हिंदू थे, इनकी लाशों का क्या करें। तो कूपर परेशान है क्योंकि बारिश इतनी हो रखी है, सूखी लकड़ियां इतनी कहाँ से लाए जहाँ इतने लोगों का दाह संस्कार हो सके। तो वो कहता है कि किस्मत हमारे साथ थी, वहाँ से कोई 100 मीटर दूर एक सूखा बड़ा कुआं मिल गया। ये वही कुआं है जहाँ आज मैं आपको लेके चलूँगा। इनकी लाशों को घसीट के वो वहाँ लेके जाते हैं और फिर कुएं में ऊपर से फेंकते रहते हैं। दोस्तों, वहाँ जिनको गोलियां मारी गई वो भी फेंक दिए गए, जो अपने आप मर गए थे वो भी फेंक दिए गए, और जो जिंदा थे अभी वो भी फेंक दिए गए।
एक को उसने रखा था दिखाने के लिए, गवाही के लिए। उसकी भी हालत बड़ी खराब थी और बाद में उसको भी तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया था। कूपर स्वयं लिख रहा है ये बात। ये पुस्तक archive.org पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह 282 को कुएं में उसने फेंका, जिनमें से कुछ जिंदा थे। ऊपर कोयला और चूना डाल दिया और उसके बाद मिट्टी का ढेर लगा दिया। और इस तरह इतनी निर्ममता से 282 भारतीयों को उस कुएं में उसने दफना दिया। समय आगे बीतता गया दोस्तों, लोग भी भूल गए कहाँ क्या हुआ था। और देखिए, एक ऐसा वक्त आ गया कि ठीक उस कुएं के ऊपर, मिट्टी के ढेर के ऊपर, वहां पे गुरुद्वारा बन गया। फिर अमृतसर में एक व्यक्ति खड़ा होता है, सुरेंद्र कोशड़। तो खैर 282 लोग अब कुएं के अंदर दफन थे। कुएं को बुला दिया गया, कूपर जहाँ से जा चुका था। एक बाकी अगले 100 साल तक किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। मेरे पास जो 1957 की पहली जो एक कूपर वाले कुएं की फोटोग्राफ मिली। अब हम दूसरे स्पेस में आ जाते हैं। आपको आप तक ये बात कहाँ से मेरे पास जब मैंने इसके ऊपर लिखना शुरू किया तो मेरी पहली डिमांड थी कि जो एपिसोड हुआ उसके में डेड बॉडी से निकाली जाए। कुछ लोगों ने कहा जी कुआं तो है वहाँ पर, होगा उस शहर में, तो पर उसमें लोगों को पता शुरू में कैसे चला? इसकी सारी ना, जब जे कूपर लिख रहा था कि जे सब कुछ मैंने किया। आपको कूपर की पुस्तक मिली? पहले पुस्तक मिली, उसमें पढ़ा मैंने जे कुछ हुआ। उसके बाद मैंने पैरेलल उस वक्त जो राइटर दूसरे थे उनका भी पढ़ा, उन्होंने भी इसका रेफरेंस दिया था। जैसे जॉन निकलसन था, जैसे उसके भी ऐसा उसने अपने क्षेत्र में किया था। पर बहुत सारे उसके बाद के जो राइटर्स थे उन्होंने कूपर का जिक्र किया था कि कूपर ने ऐसा कुछ किया। और कूपर की खासियत वो ये मान रहे थे कि कूपर ने अपने सिपाहियों का एक भी किसी सिपाही के खून के हाथ नहीं लगे और उन्हें हिंदुस्तानियों के हाथों हिंदुस्तानियों को मरवाया था। जिस बार बार जिक्र किया जा रहा था उसकी बहुत बड़ी एक काबिलियत बताई जा रही थी। तो मेरे को ये था कि ये एपिसोड तो सारा हुआ है, मगर ये कहीं पर जिक्र नहीं आ रहा था कि उनकी डेड बॉडी वहां से निकाली गई। उनको दफन करने का जिक्र था, निकाली ही नहीं गई। तो मैंने अपना रिसर्च का काम, कुएं में उनको फेंका गया, पर वहां से निकले हैं कभी वो बॉडी, ये नहीं पता। कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। मैंने रिसर्च जो वहाँ से स्टार्ट की तो मैंने मेनली था कि कोई भी मेरे को इतना ढूंढने पर कहीं पर ये नहीं मिला कि वहाँ पर उनके निकाले गए हो, संस्कार किया गया हो। कुछ लोगों में बुजुर्गों से मिला, उन्होंने कहा इसको भूतों का कुआं कहते थे। अच्छा, भूत है जहाँ से वाजियाँ डालती थी। मतलब लोगों ने अपने बच्चों को डराने के लिए शायद उस वक्त कहानियाँ गढ़ दी होंगी। वो कुआं कहाँ गया अब वो भी किसी को पता नहीं था। मेरे पास जो पुरानी फोटोग्राफ आई, सबसे पहले 1957 की एक फोटोग्राफ मिली जिसमें कुएं के ऊपर लिखा था 1857 के शहीद। एक बुर्जी थी छोटी सी। अच्छा, तो कपड़े से उसके ऊपर लिखा हुआ था। कपड़े से? हाँ, कपड़े से उसके ऊपर लिखा हुआ था कि शहीद 1857 के कुआं था, वो नजर कुछ नहीं आ रहा था। खैर उसके बाद एक मेरे को ये 1957 की फोटो आपको मिली? 1957 की थी। तो जो लोकल कामरेड वगैरह थे वो वहाँ पर गए होंगे, तो वो उन्होंने मनाया था। उसके बाद मेरे पास एक फोटोग्राफ आई 1972 के करीब की। वहाँ पर एक पीरों की दरगाह बन चुकी थी। मेरा अंदाजा था कि ये वही जगह है। उसके ऊपर लिखा था कि जहाँ पर अगर 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाओगे, जहाँ 10 रुपये चढ़ाओगे तो बेटा होगा, 5 रुपये चढ़ाओगे तो बेटी होगी। तो मैं था कि इसके साथ दंत कथाएँ अब जुड़ रही थी। वो पीरों की दरगाह में गुरुद्वारा बना दिया गया बाद में। वो जगह वहीं की वहीं रही। उसके ऊपर एक बुर्जी बनी थी जिसमें लोग दिया जलाते थे। गुरुद्वारा बना, उसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब रखा गया। और बुर्जी जो वहाँ पीरों के लिए बनाई थी उसको किसी ने नहीं छेड़ा, वो वहीं पर मौजूद रही। अब गुरुद्वारा फिर आगे किसी पार्टी ने खरीद लिया, नई कमेटी बन गई, वहाँ पर फिर दोबारा इसी ढंग से रहा, पर उन्होंने बुर्जी हटा दी। अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन था जिन फोटोग्राफ्स का, वो क्लियर संकेत था कि जो मैं रिसर्च कर रहा था वो यहीं पर आके टिकती है, यहीं पर वो कुआं है। फिर मैंने 2009 में या 2010 में शायद मैंने पहली बार 30 सितंबर को कमेटी के साथ, जो नई कमेटी थी उनके साथ संपर्क किया। पहले तो वो भी रटी रटाई वही कहानी सुना रहे थे कि जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अगर होता तो हमें सबसे पहले पता होता। जे बाद में उन्होंने कहते हमें पता था जी उस वक्त कि वो हम कर नहीं रहे थे, हमें ये क्लियर नहीं था कि यहीं पर मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। सुरेंद्र जी ने कूपर की ये किताब पढ़ी तो पता चला कि अजनाला के पुराने पुलिस स्टेशन से लगभग 100 मीटर दूर कोई कुआं रहा है जहां 282 भारतीयों के फेंके जाने का खबर तो है, उनसे निकलने की बात कहीं नहीं मिलती। तो हो ना हो उस कुएं में आज भी 282 भारतीयों की अस्थियां दफन हो। वो कुआं ढूंढने में लग जाते हैं,
बहुत रिसर्च करते हैं और अंततः इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जहां ये गुरुद्वारा बना है ठीक इसके नीचे वो कुआं है। बड़ा कठिन सवाल था। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अप्रोच करते हैं, कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों से मिलते हैं, ये बहुत सेंसिटिव विषय था। आखिर उनके प्रयास रंग लाते हैं, लोग मान जाते हैं, गुरुद्वारा भी शिफ्ट हो जाता है, बल्कि नया गुरुद्वारा बना दिया जाता है। खुदाई का काम शुरू होता है, कुआं भी निकलता है और उस कुएं से 282 भारतीयों के कंकाल भी निकलते हैं। इस काम को करने वाले सुरेंद्र कोशट जी से हमने बात की, उनके साथियों में से एक सरदार काबिल सिंह से बात की। तो जब ये शुरू हुई खुदाई, ये तो कुछ था नहीं, ये तो बाद में बनाया ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर तो उस समय इधर बिल्डिंग थी गुरुद्वारा साहब की। हाँ। उधर से लेकर इधर तक गुरुद्वारा साहब था। ये अच्छा, लंबी बिल्डिंग थी। हाँ, यूं बिल्डिंग थी। जो बिल्डिंग थी लंबी। अच्छा जी। और जो गुरुद्वारा साहब की बैक साइड वाली दीवार थी, वो ये कुएं की दीवार के बिल्कुल ऊपर थी। यहाँ पर थी, ये मान लीजिए ये कुएं की दीवार है ना, बस कुएं की दीवार के ऊपर थी बिल्कुल यूँ। तो जब हमने उसके लिए खुदाई का प्रोग्राम बनाया कि अब कुएं को कैसे खोदा जाए, यहाँ पर कुछ हमारी कम्युनिटी में भी इसका विरोध हुआ कि जहाँ पर एक दफ़ा गुरुद्वारा साहब बन जाए उसको हटाया नहीं जा सकता। तो फिर हमने अपनी कम्युनिटी के जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको भी ये समझाया कि देखो ये भी बात ठीक है कि जहाँ गुरुद्वारा बन जाए उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी बात है कि जहाँ पर नीचे अस्थियाँ पड़ी हुई वहाँ पर गुरु साहब का प्रकाश भी नहीं रखा जा सकता। तो इसके नीचे तो अस्थियाँ पड़ी हुई हैं, शहीदों की अस्थियाँ हैं, उनको निकालना भी जरूरी है। तो फिर हमारी सभी की एक बन गई कि ठीक है, इसको गुरुद्वारा साहब को हटा दिया जाए। तब फिर हमने 2010 में उस बिल्डिंग का नींव रख दिया। तो 2010 से लेके 2013 नवंबर 2013 में हमने वो बिल्डिंग कंप्लीट करके तो उसमें गुरु साहब का प्रकाश जो था वो इधर से शिफ्ट कर दिया उधर। तकरीबन 2 महीने पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबारों में दे दिया सभी 28 फरवरी 2014 तक। हाँ जी। इनमें इस कुएं में शहीदों की अस्थियाँ पड़ी हैं। सरकार अपने लेवल पर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी लिखा कि आप अपने लेवल पर इसको निकालें, आपका फ़र्ज बनता है। तो अगर ये नहीं निकालेंगे फिर सरकार निकाले तो 28 फरवरी 2014 को फिर हम संगत अपने लेवल से निकालेगी। तो फिर वो नहीं, कोई नहीं आया सरकार वाला। तो वहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो नीचे चलते हैं। हाँ, नीचे चलते हैं। 1 मार्च को हमें जहाँ पर जो हम नीचे गए थोड़ा, हाँ जी, हाँ तो जी। 1 मार्च को सबसे पहले हमें ये उंगलियाँ मिली हैं। अच्छा, उंगलियाँ जो वो ऐसा था वो उसका, तो इसका मतलब हाथ ऊपर है। हाँ, वो ऐसा था कि वो आदमी जिंदा था। तो आप बता रहे हैं कि एक हाथ ऊपर मिला आपको? दोनों हाथ ऊपर थे। ऐसा अच्छा। महसूस हो रहा था कि जैसे ये जो जवान था ये जिंदा था और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। कुएं से बाहर निकलने की, लेकिन वहीं से ऊपर से मिट्टी डाल के उसको वहीं पर दबा दिया गया। उसके दोनों हाथ ऐसे दीवार से सांस चली, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो वो डीसी लिखता भी अपनी बुक में कि कुछ आदमी जिंदा ही थे, बेहोश हो गए तो जिंदा ही फेंक दिया। जिंदा ही कुएं फेंक दिया। जी हाँ, जी हाँ जी। तो वो जब हमने वो हमें जैसे दीवार के साथ पूरे हाथ छटे हुए थे ऊपर, तो उंगलियां आई सामने। सबसे पहले जब मिट्टी हमने पासे पीछे की तो उंगलियां आई। तो वो उंगलियों को जब हमने पकड़ा तो उंगलियां अलग अलग होती गई। तो वो जो जवान था निकल रहा जो इस साइड में था, इस साइड में। अच्छा। और इससे पहले जब खुदाई कर रहे थे तो सुरेंद्र कोशट जी ने हमें ये भी बता भी दिया था कि सभी अस्थियां जो है इस साइड से मिलेंगी, इस साइड में कम मिलेंगी। इसी साइड में अस्थियां मिलेंगी। उधर पुलिस स्टेशन है तो उधर से लेके आए होंगे, इधर से लाके यहीं पर फेंकी होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो हमें सबसे पहले जो मिला है वो उसके भी इसी साइड से मिला था। वो पूरा ऐसे दीवार के साथ पूरा छटा हुआ था। तो हम तो आम आदमी थे, हमने को तो उसका पूरा वो पूरा पिंजर नहीं उठा पाते थे ना। तो हमको तो जहाँ से उसको पकड़ते थे वहीं से अलग हो जाता था। तो अगर सरकार उसको उठाती, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आता तो शायद उसका पूरा जो उसको उठा लेते। पर खड़ा हुआ मिला, पूरा खड़ा हुआ मिला। तो उसके बाद जब हम उसके पैरों तक गए मिट्टी कहते तो नीचे तो फिर बहुत बुरी हालत में पड़े थे। किसी का टांग इधर को, किसी की बाँह इधर को, किसी का बहुत पूरा लाशों से भरा पड़ा था। पूरी खोपड़ियाँ पूरी हमारे पास उसके अभी है फोटोग्राफ सभी बने हुए हैं। पूरी खोपड़ियाँ पूरे उसका इतनी लंबी उसकी हड्डियाँ थी। इसमें अभी भी उनके अस्थियाँ तोड़ कर रखी हुई हैं हमने इसमें। अस्थियाँ बॉक्स में रखी हुई है कि कोई जब हम यहाँ पर इसका कोई वो
बनाएंगे, एक म्यूजियम बनाएंगे तो डिस्प्ले करने के लिए इसमें रखी हैं कि उसको रखेंगे। कुछ अस्थियाँ तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ले गए थे, बाकी अस्थियाँ जो थी वो हमने एक काफिले के रूप में तकरीबन 500 आदमी का काफिला गया था हरिद्वार में, उसको व्यवस्थित करके आए थे। सुरेंद्र जी बता रहे थे कि 2 ट्रक में लेके गए। 2 ट्रक थे और 30-40 कारें थी, गाड़ियाँ थी, 2 ट्रक थे, तो पूरा काफिला गया था। तो उसमें हम हरिद्वार में उसको डाल के आए और उसमें जो मिट्टी निकली थी, एक बात बता दें आपको, जितनी मिट्टी थी वो इस कुएं से निकली, मिट्टी को हमने एक साइड में जमा कर लिया उस समय। ठीक है, उधर की तरफ, हाँ उधर की तरफ जमा कर लिया। जब ये पूरा खुदाई हो गई तो फिर हमने मिट्टी को छानना लगाया, उसमें कोई सामान हो। जब उसको मिट्टी को छाना तो उसमें से फिर बहुत सामान निकला, जैसे बुलेट निकले जो उनके बॉडी में थे। वो पत्थर की मिली शायद। पत्थर के पत्थर की बॉल थी। और उसमें कुछ सोने के निकले मोती, जैसे माला किसी ने सोने की पहनी होगी, उस सोने की तारें थी, जिसमें उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के थे बहुत सारे, और उसमें कुछ बहादुरी के मेडल जो आर्मी के जवानों को मिलते हैं, विक्टोरिया मेडल वो मेडल थे, और उसमें कुछ रिंग थी, कुछ कड़े थे। कड़ा ये वाला कड़ा नहीं था, उसको कट वाला कड़ा था, कट वाला कड़ा, और कोई शेर के मुंह शेर मुंह वाले बने होते हैं, वो कड़े थे। ऐसे काफ़ी सामान जो उसमें वो हमको मिला है। वो सामान उस समय जब हमारे डीसी साहब हमारे साथ थे, अग्रवाल, रजत अग्रवाल, उन्होंने पूरा लिस्टेड किया हुआ है, और वो सामान अभी लॉकर में रखा हुआ है। सरकार के पास है? नहीं, हमारे पास है। अच्छा। लेकिन लॉकर में है। अच्छा। सरकार ने हमें ये उस बैंक के लॉकर में सरकार ने हमें ये कहा कि ये एज ए केयर टेकर आप इसकी संभाल कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, लेकिन इसको मिस नहीं कर सकते। देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति है, वो हमारी किसी की संपत्ति में, देश की संपत्ति है। ठीक बात है। तो अच्छा, ये एक बात सिद्धार्थ जी आपने जो बताई, जैसे उसमें सोने के कड़े भी मिले और सोने की अंगूठी और सोने के मोती हैं। अच्छा। और सोने की तार भी है, वो जिस तार में वो मोती परोए होंगे ना, वो तार भी सोने की होगी। वो तार के टुकड़े भी हैं। तो मतलब उन्होंने वो चीज़ें नहीं निकाली, इतनी सी इंसानियत तो बची थी, है ना? वैसे तो पूरा देश लूट लिया। बिल्कुल उसको भी ले सकते थे। आप बता रहे हैं कि इसमें अस्थियाँ रखी हैं कुछ। इसमें जो है शहीदों की अस्थियाँ हैं, जो हमने संगत के लिए रखी हुई है। इसको ये लगाई हुई है, दवा लगाई हुई है, तो ये जो रंग ऐसा हुआ, जी, इसमें जहाँ तक कोई पड़ी रहेंगी इसको कोई ख़राब नहीं होगी। अच्छा, तो इसके ऊपर ये कोटिंग ऐसी हो गई, केमिकल कुछ ऐसा केमिकल लगा हुआ है। ये कैसे पता चला कि ये केमिकल लगाना चाहिए? गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल वालों ने बताया? उस समय तो बहुत आगे थे, डॉक्टर भी बड़े सारे बुद्धिजीवी आगे थे। ये कौन सा खोपड़ी का हिस्सा है? खोपड़ी का हिस्सा है। ओहो, तो देखो ये टुकड़े टुकड़े हो रखी हैं खोपड़ियाँ भी, है ना? ये कौन सा हिस्सा होगा शरीर का भला? ये चूल्हा है, ये हिप बोन। अच्छा। देखिए चाहिए आप, तो कितनी बड़ी हस्तियां हैं, कितनी जवान होगी। और जो इसका डीएनए हुआ है ना, उसके मुताबिक भी जिसकी रिपोर्ट आई थी कि सभी 6 फुट से ज़्यादा जवान थे, 6.5 सवा 6 फुट। अच्छा जी। और सभी ये यंग थे, 25 साल से 30 साल के बीच में थे सभी। अब देखो, ये अगर अपने बारे में सोचते और अपने परिवार के बारे में सोचते तो नौकरी करते रहते। इनका क्या था, कोई मुश्किल थोड़ी थी इनको। और एक बात हम आपको बता दें कि जो इसमें वो मिट्टी जो हमने छानी थी, उसमें जो सारा सामान निकला, और जो मिट्टी का बाकी वो मिट्टी बची, उसको भी फिर हमने ट्रालियों में भर के 3 ट्रालियाँ भरी, और जहाँ से इनको पकड़ा था रावी दरिया से, अच्छा, वहीं पर इसको मिट्टी को हम डाल के आए थे। रावी में डाल के आए थे वो मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी जो थी वो ऐसी मिट्टी नहीं थी, वो मिट्टी का रंग बदल चुका था। मिट्टी का रंग बिल्कुल गहरा सा हो सकता था, जैसे हरा या लाल सा इंसान का, उसका चर्बी, उसकी चर्बी उसमें मिल चुकी थी, खून था, सभी कुछ मिलके मिट्टी का रंग बदल चुका था। लेकिन वो मिट्टी फिर हमने रावी दरिया में डाल के आए थे। 1857 से लेके 1957 तक, 1957 में जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने पहली बार इनका 100 साला शताब्दी यहाँ पर मनाई थी। अच्छा, ये ग्राउंड में।
अच्छा अच्छा, ये कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम था सरकारी। यानी कि लोगों को ये पता था कि यहाँ ऐसा कांड हुआ था, पर किस जगह हुआ और कहाँ वो जगह का नहीं पता। जब 1957 में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने यहाँ के शताब्दी मनाई है 100 साल, तब लोगों को आसपास में दूर दूर तक पता चल गया कि अजनाला में ये कांड हुआ है। लेकिन कुएं का तब तक भी किसी को पता नहीं था कहाँ पर है। यहाँ जैसा फोटो हम देखते हैं कि मिट्टी का ढेर ऊंचा उठा हुआ था। मिट्टी का ढेर होगा, जो मिट्टी का ढेर जो आप बता रहे हैं ना, उसका तो जिक्र एक इन्होंने अपने डीसी कूपर ने भी किया अपनी किताब में, कूपर ने भी कि किया। हमने कुएं के ऊपर मिट्टी का ढेर बनवा दिया था। कि मिट्टी नीचे बैठेगी तब भी ये बना रहे। चांद मैगजीन में भी इसका जो जिक्र आता है कि वहाँ जब वो मैगजीन वाला आया था तो उसने भी एक चांद में एक रिपोर्ट की थी, तो उसका एक ये जो मिट्टी का एक ऊपर सा था दिबड़ा था। अच्छा, ये उसमें लिखा उसमें गया। भी उसको फोटो दी उसने, फोटो दी है, उसकी ये फोटो- 1928 की बात है वो। हाँ शायद 1928 की। तो वहाँ भी उसके जरिए भी ये इसका जिक्र मिलता है कि वो जो कुआं था, कुएं के ऊपर जो कि मिट्टी का दिबड़ा बंधा हुआ था। हाँ हाँ। और हुआ ऐसे कि जब 1957 से जब इधर उसके बाद कैरों ने जब इसका सरकारी फंक्शन किया, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हर साल कामरेड दलीप सिंह टप्याला अपने साथियों के साथ यहाँ पर आते थे। अच्छा और यहाँ शहीदों को लाल सलाम करते थे। अच्छा जी। और अपना 1-2 घंटा फंक्शन करके चले जाते थे। अच्छा जी। एक बार जब वो आए तो यहाँ पर बहुत बरसात हुई। जैसे ग्राउंड पड़ी हुई थी, जब खाली जगह पड़ी हुई थी तो ग्राउंड थी। एक बार बरसात बहुत हुई, सभी जगह पर पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने उनको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा जी। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर थोड़ा ऊंची जगह है। चले एक बार हाँ चल वो देखा यहाँ पर तो ऊंची जगह है। हाँ। तो वो वहाँ पर उस जगह पे आके उन्होंने क्या किया कि तकरीबन 150 ईंट लगा के, जो ऊंची जगह थी, जो ऊपर वाली जगह थी ना, जो ऊंची थी, जहाँ मिट्टी का दिबड़ा था, उस दिबड़े के ऊपर है उन्होंने 150 ईंट लगा के अच्छा। एक मीनार बना दी शहीदों की। अच्छा इतनी बड़ी। अच्छा जी। मीनार बना दी। और उसमें एक छोटा सा रख लिया जगह जहाँ दिया जलाने के लिए। वो जब शहीदों की मीनार उन्होंने बना दी तो वो उसके बाद वो हर साल आते थे। अच्छा। और उसी मीनार में दिया जलाते थे। और दिया जला के वहीं 1-2 घंटा लाल सलाम करके शहीदों को श्रद्धांजलि दे के चले जाते थे। 1972 आ गया चलते चलते। अच्छा जी। 1972 में यहाँ पर हमारे अजनाला गाँव था, उस समय तो बहुत छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो वहाँ के एक गुरुद्वारा साहब था, कलगीधर गुरुद्वारा, वहाँ से जो ग्रंथी थे, सेवादार थे, उनको गुरुद्वारा वालों टीम ने, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने निकाल दिया उधर से, छुट्टी करा दी उसकी। अच्छा। और अब वो सोचने लगे कि सारी उम्र इन्होंने सेवा की है गुरुद्वारे में। अच्छा, यही अजनाला में? अजनाला में थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जाएंगे कहाँ। तो उन कमेटी वालों ने, गुरुद्वारा कमेटी वालों ने उनको यहाँ पर अपना निशान सब लगा हुआ है, यहाँ पर 2 कमरे डाल दिए और उनको कह दिया कि अपने इन कमरों में अपना ज़िंदगी व्यतीत करो। अच्छा। वो आदमी जो उन्होंने सारी उम्र वो सेवा की थी, उन्होंने सोचा कि हम सेवा करेंगे, कहाँ करेंगे। उन्होंने ये जो शहीदों की मीनार बनी थी यहाँ पर, इसी मीनार के ऊपर एक कमरा बना दिया कच्चा सा। मीनार के बिल्कुल ऊपर, मीनार को अंदर ले लिया कमरे में। तो मीनार के ऊपर कमरा बना के तो उसमें गुरु साहब का प्रकाश कर दिया। और इसी के नाम पर फिर वो गांव से आसपास से अगराई लेते, कुछ डोनेशन लेते और अपना रोटी पानी चलाते रहे 1972 के। इसी कारण वो जहाँ मीनार बनी हुई थी ना, मीनार बनाई दलीप सिंह टप्याला ने, और ऊंची जगह देख के कि जहाँ पर पानी नहीं है, ऊंची जगह बना दी। अच्छा, ये उनको भी नहीं पता था, जहाँ मीनार, उनको भी नहीं पता था कि मीनार बनाने यहाँ नीचे शहीद है, ऊंची जगह है, पानी नहीं आएगा, ये सोच के वहाँ बनाई, यहाँ के सोच बना दी। और उसी मीनार के ऊपर उन्होंने गुरुद्वारा बना दिया। उनको भी नहीं पता था कि यहाँ नीचे शहीदों की अस्थियाँ हैं, उसमें गुरुद्वारा बन गया। यही है अजनाला तहसील की वह पुरानी बिल्डिंग जिसकी एक कोठरी में उस रात कूपर ने 45 भारतीय जवानों को कैद करके रखा था। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं उस कोठरी को। इधर देखिए, ये गोल बुर्ज ही वो कोठरी है, न विंडो न वेंटिलेटर। इधर सामने इसका गेट है, इसके अलावा इसमें कोई विंडो या वेंटिलेटर नहीं है, बिल्कुल अंधेरी कोठरी है। असल में ये अजनाला तहसील के लिए ट्रेजरी बनी थी, इसलिए लोहे का गेट है और इसके अंदर एक तिजोरी भी है। तो इस छोटी सी कोठरी में उस रात 45 भारतीय जवानों को कैद करके रखा गया था।
सामने पुलिस स्टेशन था, सामने पुलिस स्टेशन है। वो बिल्डिंग टूट चुकी, वहाँ नया बन गया। हाँ, वह बिल्डिंग नया बन गया। 31 की रात को लाए और 1 अगस्त की सुबह फिर इसमें से निकाल के, तो यहीं बाहर कहीं ये मैदान रहा होगा तब ये पूरा सारा? मैदान था, पूरा मैदान था, ऐसे कुछ नहीं था, पूरा मैदान था। और सभी में उसको इधर से बाहर निकाल के तो सामने और फिर ये वहाँ कुआं मिल गया हाँ, उनको। सामने कुआं मिल गया। अब हम जा रहे हैं रावी नदी पर, वो स्थान देखने जहां कुएं से निकली हुई मिट्टी को प्रवाहित किया गया। यह मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं थी, इसमें उन 282 जवानों का रक्त और मांस भी शामिल था। और लोगों का ऐसा मानना है कि 31 जुलाई 1857 की शाम को कूपर ने इन जवानों को रावी नदी के इसी हिस्से से गिरफ्तार किया था। 500 जवान थे जो आता हिस्ट्री में, और 500 में से 218 जवान यहाँ पर कुछ तो गोलियों से शहीद हो गए, कुछ वैसे अपने दरिया में डूब गए। तो यही वो जगह है जहाँ पर हमने उनकी शहीदों की जो मिट्टी थी उसको इसी जगह में रावी में डाला था, क्योंकि यहाँ से उनको पकड़ा था। यही उनकी मिट्टी जो खून से, उसकी चर्बी से, वो सारी मिट्टी जो उसका रंग बदल चुका था, मिट्टी बदल चुकी थी सारी, तो उस मिट्टी को फिर प्रवाहित यहाँ पे किया। वो जैसे हम बताते हैं, यहाँ तो खैर हम एक जगह आए जहाँ एक्सेस था, इस रास्ते से हम यहाँ पे पहुँच गए। एग्जैक्ट लोकेशन हो सकता है इससे आधा किलोमीटर उधर भी रही हो, आधा किलोमीटर उधर भी रही हो, पर मोटे तौर पे वो जगह यहाँ थी। तो इधर सामने दरिया अब बहते बहते ये इधर पाकिस्तान में चला जाएगा और फिर लौट के आ जाएगा। तो ये थी बात अजनाला के एक कुएं की। न जाने इस देश में ऐसे कितने और कुएं हैं। इस कुएं का पता तो चल गया, उनका शायद कभी पता भी नहीं चल सके। कौन कौन इस देश के लिए शहीद हुआ है शायद कभी पता नहीं चल सकेगा। लेकिन हाँ, हम उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के लिए श्रद्धा का भाव तो दिल में रख सकते हैं, कृतज्ञता का भाव तो दिल में रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।